हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नागालैंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है दिसंबर 1 से लेकर 10 तारीख तक। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज हुआ था 2000 में, जिसे ना फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है और ये हर साल होता है, यानी त्योहारों का त्यौहार। और इसका एम है प्रमोट करना इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन और प्रिजर्व करना नागालैंड की हेरिटेज। ये देखिए, ये बर्ड है हॉर्नबिल। इस बर्ड के नाम पर ही ये फेस्टिवल है और ये है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए लोग। सो गाइस, इस साल की थीम है कल्चरल कनेक्ट, यानी इस फेस्टिवल से कल्चर को कनेक्ट करना है और नागालैंड की रिच हेरिटेज और कल्चर डाइवर्सिटी को सोर्स करना है। तो जानते हैं ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में। ये हॉर्नबिल है ना, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, हिमालयन के रीजन में, और कुछ एरिया जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के वहाँ, और ये भूटान, नेपाल और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। और ये स्टेट बर्ड है केरला और अरुणाचल प्रदेश का। सो नेक्स्ट है हमारा अन्न चक्रा। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फूड एंड कंज्यूमर अफेयर वाले, उन्होंने ना लॉन्च किया है अन्न चक्रा, ये एक पोर्टल, और इसके साथ ही ये एप्लीकेशन भी। तो ये एप्लीकेशन डेवलप हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो कि आईआईटी दिल्ली का है। इसका एम है आइडेंटिफाई करना ऑप्टिमल रूट एंड इंश्योर करना सिमलेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस द सप्लाई चेन। यानी जो हमारे राशन दुकान वाले होते हैं ना, वो फूड कैसे लाते हैं और उनको कैसे एक्सेसिबल किया जाए अच्छे से उनका मूवमेंट, इसके लिए ये पोर्टल है। सो जानते हैं स्कैन के बारे में। स्कैन का फुल फॉर्म है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये ऐसा पोर्टल है जो कि ना स्टेट जब ग्रेन्स लेते हैं उनको सब्सिडी मिलती है ना, तो उनको ये हेल्प करने वाला ये पोर्टल है। तो जानते हैं वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम के बारे में। ये एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की जो डील करती है भूखमरी को इरेडिक यानी ख़त्म करने में और प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी इंटायर वर्ल्ड में। सो नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रिसाइलेंट ड्राईलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि जो है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, एक ग्लोबल लीडर का ये एक फोरम है, इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रिसाइलेंट ड्राईलैंड। तो ये लॉन्च हुआ था COP16 में, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी। ये इनिशिएटिव है CGIAR का, यानी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च का, और इनके साथ मिलके काम करता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स। सो ये प्रोवाइड करेगा रोड मैप जो फूड सिक्योरिटी इन्हांस करेगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा और बिल्ड करेगा रिसाइलेंट लाइवलीहुड, जो कि पर्टिकुलरली क्या है एशिया और अफ्रीका रीजन के लिए। तो जानते हैं ICIAR के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में और इसका विज़न है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हंगर को डिफीट करना, इम्प्रूव करना लोगों की हेल्थ, न्यूट्रिशन और इन्हांस करना इकोसिस्टम और उनको क्वालिटी लाइफ देना। सो जानते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एराइड रीजन के बारे में। ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली एशिया और सब सहारन रीजन के लिए जो कि अफ्रीकान में आते हैं। और ये हेल्प करती है खेती में जो काम करते हैं फार्मर को, और प्रोवाइड करती है उनकी क्रॉप वैरायटी और हाइब्रिड, और ऑल्सो हेल्प करती है जो छोटे फार्मर होते हैं ना, उनको फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से। सो नेक्स्ट है हमारा केप बफेलो। केप यानी कैप, जो टोपी रहती है वो। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो भी तंजानिया के रिसर्चर है उन्होंने फाइंड किए है एक सॉल्यूशन, जो भी इस केप बफेलो और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना अक्रॉस द सब सहारन अफ्रीकन रीजन में, उसका कुछ इंसाइट निकाले हैं। तो ये है एक फॉर्मिडेबल और एक एग्रेसिव स्पीसीज, यानी गुस्सा आने वाली एक स्पीसीज़ है जो कि स्वैम्प यानी जो दलदली वाले प्रदेश होते हैं वहाँ और फ्रूट प्लेन में रहती है, और अक्रॉस द ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में ये पाई जाती है। ये देखिए, इसके सींग जो है ना ये है कैप जैसे, इसलिए इसे कैप बफेलो भी कहते हैं। इसका डाइट ये स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस है, यानी घास खाती है,
और ये स्विम भी कर सकती है और इसका IUCN का स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। तो सवानाज वाले एरिया क्या होते हैं? ऐसे एरिया होते हैं जहाँ वेजिटेशन यानी पेड़ वगैरह उग जाते हैं अंडर द गर्म सीज़न में और गर्म टेम्परेचर में, और वहाँ लंबे लंबे घास होते हैं, उनको ही सवाना वाले रीजन बोलते हैं। और उसमें ना ओपन कैनोपी रहते हैं। ओपन कैनोपी का क्या मतलब होता है? जो सीधे सीधे पेड़ रहते हैं पर वो ऊपर जाके ना एक दूसरे से अटैच नहीं होते, क्योंकि जो सनलाइट पास करने के लिए उनको फ्लोर तक यानी उनको जड़ों को सनलाइट मिलना चाहिए, ऐसे ये ट्रीज़ होते हैं, उनको बोलते हैं ओपन कैनोपी फॉरेस्ट या फिर ट्रीज़। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रिसाइलेंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये लॉन्च हुई है। तो ये लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा और इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के द्वारा। इसका एम है स्ट्रेंथन करना ग्लोबल की डिजिटल इकोनॉमी जो कि सबमरीन केबल पर रिसाइलेंट यानी डिपेंड है। ये देखिए समुंदर में ऐसे बड़े बड़े केबल बिछाए हुए हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री से, और यही डाटा प्रोवाइड करते हैं डिजिटल इकोनॉमी में। जैसे सैटेलाइट से होता है ना कनेक्शन, वैसे ही अब इनसे भी होता है। तो जानते हैं इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी के बारे में। तो ये क्या है? ये फाउंड हुई थी 1958 में, जो है ग्लोबल फोरम फॉर गवर्नमेंट और कमर्शियल इंडस्ट्री, जो कि इन्वॉल्व होती है सबमरीन केबल इंडस्ट्रीज़ में। तो सबमरीन केबल क्या होते हैं? जो अभी मैंने दिखाई हूँ ना ये वाले केबल, ये है सबमरीन केबल। तो इसमें ना ये रहता है ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन का। सो नेक्स्ट है हमारा सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ ना अभी रॉयल बंगाल टाइगर दिखे गए हैं। तो जैसे बंगाल में ही पाए जाते हैं ना, तो अब ये आसाम में भी पाए गए हैं। तो लोकेशन है इसकी आसाम, जो कि इसके ईस्ट साइड में है। देखिए ये हो गई सेंचुरी, इसके ईस्ट साइड में है गोपोरू रिवर और वेस्ट साइड में है पांचोई रिवर, और सराउंडेड है रोहता रिजर्व फॉरेस्ट से। सो जानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, और ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और साउथ वेस्टर्न चाइना में पाए जाते हैं। और इंडिया में देखो ये जितने भी रेड स्पॉट है ना वहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने ना रिकॉग्नाइज़ किए हैं जो कि इन स्पेस है ना, इंडियन स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और अथॉरिटेशन सेंटर को एज ए रिकॉग्निशन किया है। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 2018 में एज ए रेगुलेटरी बॉडी और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आती है ये। सो देखिए इन स्पेस के बारे में जानते हैं। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एक सिंगल विंडो और इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो कि काम करती है एज ए ऑटोनोमस एजेंसी, जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में। और ये रिफॉर्म करती है स्पेस के सेक्टर में और फैसिलिटेट करती है प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन, और रिस्पॉन्सिबल यानी इसकी ही जिम्मेदारी है प्रमोट करती है, इनेबल करती है, ऑथराइज करती है, सुपरवाइज करती है जो भी स्पेस में एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा किए जाते हैं उनको। सो नेक्स्ट है हमारा पुनात सांगरू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये इंडिया भूटान का है, तो अभी कंप्लीट होने वाला है, तो इस पर डिस्कस हुआ है। तो इसकी लोकेशन है भूटान और ये पुनास्कू रिवर पर है और डेवलप किया गया है इंडिया और भूटान के द्वारा। सो नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि इस ट्रस्ट के साथ और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना वो प्रिजर्व करने वाली है, रिस्टोर करने वाली है मैसूर में कुछ बिल्डिंग्स है उनको। तो ये एक ऑटोनॉमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप हुई थी 1984 में। एम है इसका प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना इंडिया की वास्ट नेचुरल बिल्ट कल्चरल हेरिटेज साइट, जितने भी फोर्ट वगैरह आते हैं ना वो सब इसके अंदर में आते हैं। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये रिकॉग्नाइज है एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है अंडर द
मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958 के अंदर में, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी रिसर्च और कंजर्व करते हैं ना कल्चर के मॉन्यूमेंट उनको। और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे जो भी कल्चर रहा उसका सर्वे करना, एक्सप्लोर करना, एक्सकेवेट यानी खोद काम करना उस साइट में, और ये कंजर्व भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है जो भी मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा लेक इफेक्ट स्नो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली मिशिगन, ओहियो, पेनिनसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क का रीजन है ना, वहाँ ये स्नो देखने मिली है। ये क्या होता है, जब लेक का पानी गर्म होता है और साइड का वातावरण ना ठंडा होता है, तब ये फिनोमेना होता है, और तब ना ये स्नो भारी मात्रा में गिरती है वहाँ। सो ये देखिए लेक इफेक्ट स्नो, लेक का पानी गर्म, बाजू का वातावरण है ठंडा, और इससे होंगी स्नोफॉल, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।